तो गाइस आज 3 मई हो गया है। ठीक है। आपका एग्ज़ाम जेई एडवांस का है 17 तारीख को। राइट। सो बेसिकली आपके पास गिना चुना 2 हफ्ता बाकी है। सो अगर मेरी मानो तो अब नया कुछ मत पढ़ना। कुछ भी नया नहीं आपको पढ़ना है। एंड ये जो आप मॉक पेपर्स लगा रहे हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो आप कैरी करते रहो। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी जो है वो जेई एडवांस 2026 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फिर से एक मॉक पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है। अब इसको करने का मकसद वही है कि लाइक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम टेम्परामेंट होगा। यहाँ पे अगर आप एरियाज को देखने के लिए जाओ ना, तो जो आपके पास जो 2 वीक पड़ा हुआ है गाइस, इन 2 वीक में सबसे पहले कुछ नया पढ़ो लिखो अब मत। ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो ठीक है, 10 मई तक आप पेपर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड अगर आप थोड़े मीडियोकर टाइप हो एंड ऑल, देन आइडिया यही रहेगा कि आप 7 मई तक ये जो कुछ भी पेपर वाला जो तामझाम है, जो आप सोच रखे हो एंड ऑल, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला सवाल मैं लेकर आया हूँ, ये दरअसल मेटलर्जी का है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए जाऊँ गाइस, देन इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास मेटलर्जी चैप्टर जो है वो अच्छा खासा वेटेज रखता है। अच्छा खासा बोलने का मतलब ये है कि हर साल एडवांस एक सवाल उठाकर पटक देता है। ठीक है। ये नहीं कि अच्छा खासा का मतलब हो गया कि 4-5 सवाल आ गया एंड ऑल। सो अगर मैं मेटलर्जी के बारे में बात करने जाऊं, देन खासकर इसके अंदर मेटलर्जी के अंदर आपके ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरे चैप्टर्स को मैं अगर 2 भाग में बांटूं, देन ओर्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देन कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है। एंड देने वाली जो बात है वो है, इज विथ रिस्पेक्ट टू जो क्वेश्चन पूछा है, वो रोस्टिंग नहीं है गाइस। बहुत सारे बच्चे इसको रोस्टिंग लेके चलते हैं और आंसर गलत आ जाता है। सो दरअसल इट्स अ पार्शियल रोस्टिंग गाइस। सो पार्शियल रोस्टिंग के ऊपर सवाल है। तो एक गलती ये यहाँ हो सकता है, रोस्टिंग अगर आप नॉर्मल लेके जाओगे तो। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो तो चलो ठीक है, वो सवाल पूछता है एंड उसके वेरियस हायरार्की है, उसको फॉलो करते हुए आप कर लोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बट और से अच्छा खासा सवाल वो पूछते हैं, उनका फेवरेट हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करने के लिए जाऊं लाइक कि किस टाइप का सवाल एंड ऑल आ सकता है, देन ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने 5-6 ओर्स लिख के दे दें एंड उनमें से बोले कि जो उनके अंदर मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। या फिर ये बोल दें कि कितने ऐसे मेटल्स है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लाइक मेरे पास अगर मेरे को अगर बोलना हो कि लाइक हाउ मेनी ores are there in which iron is having a oxidation state of +3, एंड मैं ores की जो बातें कर रहा हूँ वो उनमें दे देता हूँ। पहला है सिडेराइट, समझ आ रहा है क्या? फिर उसके बाद है एजुराइट, फिर मैं लिख देता हूँ हेमेटाइट। राइट। और फिर मैं एक और दे देता हूँ, ले लो क्रोमाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे ही इधर मैंने क्रोमाइट डाला, अगर +3 दिख गया तो ऐसा लपक के उधर प्लस मत डाल देना आंसर में। ठीक है। यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है, आयरन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकता है आपके लिए। ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारा है, लाइक अगर मैं लेने जाऊँ, एक जेई एडवांस 2015 का सवाल है। वहां पे ऐसे बोल रहा है कि यू हैव गॉट स्पीशीज वेयर कॉलम 1 में कार्बोनेट है, फिर क्या है, सल्फाइड है, फिर हाइड्रोक्साइड है। राइट। और कॉलम 2 में उन्होंने दे दिया है इज लाइक सिडेराइट, फिर दे दिया है मैलाकाइट। राइट। फिर दे दिया है बॉक्साइट। एंड सवाल ये है कि ये ये जो भी एनाइनिक स्पीशीज हैं, ठीक है, आपको मैच करना है कि इन ओर्स के अंदर एनाइनिक स्पीशीज कार्बोनेट कहाँ कहाँ है, सल्फाइड कहाँ कहाँ है, हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो इस टाइप का सवाल वो हिट करते हैं। एंड अगर आप प्रॉपरली ओर्स को ध्यान में रखते हैं, देन डेफिनेटली ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद से जो दूसरा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो गाइस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी वो अच्छा खासा सवाल पूछेंगे आपसे वो। अगेन अच्छा खासा का मतलब वही हो गया, लाइक एवरी ईयर दे आर टारगेटिंग। ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो सवाल पूछेंगे एंड डेफिनेटली ये बहुत इजी होता है। जो स्टूडेंट वाकई में बहुत सीरियस है एंड ऑल, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
तो वो आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना है, एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पर्टिकुलरली लिगेंड्स आपको रिवाइज कर लेना है, एंड किलेशन के कारण स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है वो आपको एक बार देख लेना है। अदर देन दैट जो सीरीज़ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वो सीरीज़ भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा लिगेंड, बेसिकली जो बॉर्डर लाइन लिगेंड्स हैं उनके ऊपर अच्छा खासा सवाल बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद से आ जाता है आपका पी ब्लॉक। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी पी ब्लॉक के ही ऊपर है। पी ब्लॉक के अंदर अगर आप देखेंगे देन ये पहला वाला हाइड्रोलिसिस है, लास्ट वाला भी यू कैन से इट टू बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक हाइड्रोलिसिस ओनली, बट प्योरली तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर वो रिएक्शंस टारगेट करेंगे, हिट करेंगे, तो मेनली फॉस्फोरस वाले, नाइट्रोजन वाले वो हिट करते हैं। तो वो थोड़ा आप देख लेना एनसीईआरटी से एज वेल एज जेडीडी से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में अब देखो तुमको ये ध्यान में जरूर रखना है कि वो कुछ नया सवाल नहीं पूछेंगे, आपको पीवाई क्यूज तो करनी ही है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि पीवाई क्यूज उठाते हैं एंड उनको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड फिर एग्जाम में डाल देते हैं वो। मैक्सिमम लाइक अगर मैं मेजोरिटी की बात करूँ, लाइक 20% और टू 30% क्वेश्चन आर लाइक दैट काइंड ऑफ ओनली। तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रॉपरली पीवाई क्यूज किए हो, एंड वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस ट्विस्ट एंड टर्न है, देन अगर आप वो 30% वाला एरिया हिट कर देते हो लाइक 100%, अरे भाई तो तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा यार, है ना। सो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो पी वाई क्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप किए होंगे इन लास्ट 14 दिनों में, बस जस्ट लाइक यू हैव टू गो थ्रू इट, हाँ ये हो गया है, हो गया है, हो गया है, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये नहीं कि लेकर बैठे हैं और आराम से अब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खासकर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओटी, of course structures where there is like 3 center 2 electron, 3 center 4 electron, bridging bonds, ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, खासकर विथ रिस्पेक्ट टू B2H6, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का। एंड एमओटी के अंदर अगर मैं बोलने के लिए जाऊँ देन इट इज़ अगेन द सेम थिंग, लाइक सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ कहाँ इज़ लाइक एसपी मिक्सिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस एसोसिएटेड विथ व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, राइट। और ऑलरेडी मैंने इसके अंदर भी एक सवाल है मेरे पास, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 इफ यू कैन सी, ये केमिकल बॉन्डिंग से ही उठाया गया सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है वही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट एनालिसिस। तो गाइस सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको सबसे पहले सॉलिबिलिटी तो याद करनी है। अब कोई बोलेगा हमसे नहीं रटाएगा सॉलिबिलिटी, तो भाई फिर ये चैप्टर छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कलर, कलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद पार्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू केटायंस, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उनके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं एंड ऑल, ठीक है। और या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ग्रुप 1 केटायंस को, ग्रुप 2 केटायंस को, एंड सो ऑन। तो वो वाला जो रिएजेंट्स है जो यूज़ होता है फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड ऑल, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला लाइक कलर एंड ऑल, तो अगर कलर पे जाओगे आप, देन एक सवाल इधर मैंने आपको दे रखा है, या अमॉन्ग PBS, CUS, HGS, ठीक है, इन सारों के अंदर आपको ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स बताने हैं गाइस। तो अब सोचो, अब तुम्हें कलर ही नहीं पता है तो तुम कैसे बताओगे, राइट। एंड यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गैलीना विथ HNO3। सो रिएक्शन ऑफ HNO3 लाइक डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट, है ना, वेरी डाइल्यूट, HNO3 वाला रिएक्शन विथ मेटल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये दरअसल एक्सक्लूसिवली ये पी ब्लॉक का पार्ट है। देखो अगर ये तुम्हें नहीं पता है देन डेफिनेटली यहाँ पे तुम जो है वो गंद फैलाओगे। ये सारी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस आप इसी का ध्यान रखना गाइस। ऑलरेडी मैं लास्ट के 2 वीडियोस बना रखा है मैंने विथ रिस्पेक्ट टू द इजीएस्ट एंड द डेंजरस क्वेश्चंस व्हिच वेयर अ पार्ट ऑफ JEE Advanced 2025।
अगर इमेजिन करो वो जो सवाल है, उस सवाल के अंदर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हो रहा है, अगर बेसिक टेम्परामेंट रखने जाओगे एग्ज़ाम के अंदर रख के उसको सॉल्व करोगे, देन डेफिनेटली वो इतना हाई फाई लेवल प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अगर आप तमीज़ से, अगर आपका टीचर वर्कशीट एंड ऑल देकर आपको तैयारी कराया है उन्होंने, ठीक है, देन डेफिनेटली उतना जो रॉकेट साइंस थे वो मतलब नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ 6 घंटे का एग्जाम है, थोड़ा प्रेशर होता है, बट यार यू हैव टू definitely give your best shot in those adverse circumstances, then only you will emerge out to be winner, right? So इतना टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कूल रहना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यू हैव टू बिलीव दैट। नाउ आगे मैं बात करने के लिए जाऊँ इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल है इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट। ठीक है, सो टेस्ट जितने भी हैं ऑर्गेनिक के अंदर, आप इमेजिन करना, आप सोचना कि मतलब वहाँ से सवाल जो है वो आएगा। ठीक है, टेस्ट से सवाल आएगा, फिर उसके बाद हो जाता है रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट्स के अंदर पर्टिकुलरली लाइक यूज़ ऑफ रिएजेंट्स, अगर आप रिएजेंट्स का यूज़ पता है आपको, देन उससे भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। लाइक जे एडवांस 2025 के अंदर जो सबसे डेंजरस सवाल था वहाँ पे इट वाज लाइक ए गोइंग टू बी, बी से सी था, एंड डेटा दे रखा था ऑफ परसेंटेज यील्ड टू बी लाइक 50 50 एंड सो ऑन। ठीक है, सो वहाँ पे अगर आप रिएजेंट्स का यूज़ आपको नहीं पता, देन डेफिनेटली आप उसको कर नहीं पाओगे, राइट? एंड रिएजेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर मैकेनिज्म, जो खासकर जो नेम्ड रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन नेम्ड रिएक्शंस की मैकेनिज्म, एंड मैकेनिज्म प्रोसेस के दौरान यू विल बी फाइंडिंग लाइक की ऑर्डर, आरडीएस, राइट? आरडीएस के अंदर इंटरमीडिएट, इन सारी बातों का आप थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, बिकॉज जे एडवांस ऐसा रटा रटाया सवाल नहीं पूछेगा, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, एंड द मोमेंट व्हेन इट इज़ अबाउट कॉन्सेप्चुअल, मैकेनिज्म बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिएजेंट्स की ही बात हो रही थी, तो यहाँ पे देख लो आप कितने रिएजेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ इमेजिन दैट यू डोंट नो वन और टू रिएजेंट्स, ठीक है, देन डेफिनेटली यहाँ पे फिर आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? आंसर इज तुक्का। एंड जे एडवांस में अगर आप तुक्का लगा रहे हो, देन फिर गया मामला। ठीक है, हो गया कल्याण, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे है अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, देन ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आइसोमेरिज्म को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा सच देखने को नहीं आएगा सवाल डायरेक्टली कि आइसोमेरिज्म से एसोसिएटेड है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, प्रोडक्ट पूछेगा, उस प्रोडक्ट में आइसोमेरिज्म का रोल प्ले होगा। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट में कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पे आपको उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखने होंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर विशेष रूप से कुछ बातें होंगी, अगर आप मिस कर दोगे देन आंसर गलत हो जाएगा, तो आइसोमेरिज्म उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे भी आप देख लो, मैं आपसे सवाल क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड। सो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप वो तो बना ही दोगे, बट इसके अंदर इफ यू कैन सी, देन यहाँ पे आपको ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड बोल रहा है, एंड दैट टू लाइक डिफरेंट, सेम नहीं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देयर शुड नॉट बी हैविंग एनी सिमेट्री एंड ऑल, तो वो थोड़ा आप देख लेना आइसोमेरिज्म के अंदर, वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है, सो जनरली मैं फॉर्मूलेज अवॉइड करता हूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स, वो मैं अवॉइड करता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम मत करना, जे एडवांस कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, बट आप फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, एंड ऑफ कोर्स आपको यूज़ तो नहीं करने हैं, बट वन हु नोज, कुछ ऐसा सवाल आ जाए या फिर कुछ ऐसे सेंटर्स आ जाएं जिस सेंटर से, लेट्स सपोज यही एक सवाल है, इमेजिन करो ये सेंटर से फॉर्मूला लगाने से गलत आ रहा है या फिर फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ से तुमको ओपनली दिख रहा है कि अगर फॉर्मूला लगाओगे देन डेफिनेटली कोई आंसर्स के अंदर गलतियाँ नहीं आएंगी, तो फिर आप इस वाले सेगमेंट में फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, अब तुम हमसे ये सवाल मत पूछना कि हमें कैसे पता चलेगा। तो गाइस, आप 2 साल तैयारी किए हुए हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, जहाँ पे इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स जीओसी,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खासकर एरोमेटिसिटी है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट, एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप ओजोनोलिसिस के ऊपर सवाल डाला है, एंड यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है आपको, ठीक है, इसे 6H12 का मोर स्टेबल फॉर्म आपको लेना है, एंड फिर आपको आगे बढ़नी है। एंड देख लो यहाँ मीज़ो, रेसमिक, रेसमिक, मीज़ो, ऐसे हो के मामला चल रहा है। देन कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। गाइस फिजिकल केमिस्ट्री में you have to hit certain chapters properly, okay, properly, like thermo, ठीक है, थर्मो को बहुत आपको तमीज से पढ़ना है, उनके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, उसका ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में वो 144 ग्राम ऑफ H2 वाला था, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो 8 नहीं थे, और बहुत सारे बच्चे 8 लेके कैलकुलेशन किए थे, जिससे उनका आंसर गलत आ गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा तमीज से रिवाइज करना। फिर उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देयर आर हाई चांसेस लाइक कि दे विल मिक्स थर्मो विथ इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो विथ थर्मो, एंड खासकर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, कौन से, टाइट्रेशन वाले। सो टाइट्रेशन ग्राफ्स को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना, एंड एट द सेम टाइम खासकर इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे मेटल रॉड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेमी मेटल का होता है एंड ऑल, ठीक है, सो उसका आप थोड़ा ध्यान रखना। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट लाइक चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशंस के अंदर चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ टफनेस कैन बी ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक आई वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास K4FeCN6 है, सो आई की वैल्यू 5 नहीं है, बिकॉज जो FeCN6 है ये फर्दर टूट रहा है, ठीक है, एंड उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 20% है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करोगे देन फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स सॉलिड स्टेट से यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दे विल बी गिविंग easy problem only, particularly with respect to voids and packing fraction, and then ionic equilibrium particularly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैनॉट इग्नोर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स केमिकल काइनेटिक्स। सो इफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स देन आपको ध्यान में रखना है कि इट विल बी अ बोनस क्वेश्चन ओनली, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स का पर्पस उनका देने का यही है कि बच्चा उस सेगमेंट से मार्क्स उठाए, ठीक है, आसान रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने ओवरऑल मार्क्स को इंक्रीज करने में, राइट। सो आई बिलीव इतनी सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इन दिस अपकमिंग 14 days दैट यू हैव, एंड ऑफ कोर्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपका बनाया हुआ कुछ शॉर्ट नोट्स होगा, आप उनको रिवाइज करते रहना। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उन्होंने लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन के लिए एक हैंडबुक दिया होगा। ट्रस्ट मी गाइज, ये हैंडबुक इतना यूज़फुल है ना, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स PYQs आप बना रहे हो, ठीक है, तो उस पे आप लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहना उसको कि क्या क्या है, एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या सवाल पूछा गया है एंड ऑल, एंड इसी के दौरान जब कैलकुलेशंस हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो सुबह में लाइक 5 से 10 मिनट, एंड शाम में लाइक 5 से 10 मिनट, ये जो कैलकुलेशंस जो जे एडवांस ऑलरेडी पूछा है उस टाइप के कैलकुलेशंस को आप कोशिश करना कि रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज इन द सेंस लाइक कि आप कैलकुलेशन उठाना एंड फिर से आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है, बिकॉज ऐसे कोई रैंडम नंबर उठाने से अच्छा है कि जे एडवांस जो पूछा है वही वाला उठाओ एंड उसी को कैलकुलेट करो, वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है, कि क्या क्या कैलकुलेशंस एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर आता है एंड किस टाइप का आता है, कितने डेसिमल तक आता है, ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जो बातें आपको बताई गई हैं इन बातों को तमीज से फॉलो करना, डेफिनेटली आपका रैंक जो है वो अच्छा ही आएगा। एंड इन सारे प्रोसेसेस के दौरान अगर आपने देखा होगा मैंने एनसीईआरटी का कहीं भी जिक्र नहीं किया, एक जगह किया था, ठीक है, बट उतना ज़्यादा उसको वेटेज नहीं दिया था, बट आपको एनसीईआरटी जो है वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों करने हैं 11 12 के,
ठीक है। प्रॉपरली आप जाना, उसको रिवाइज कर लेना। ऐसे ये मान के चलना रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी शुड बी लाइक, अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस एंड ऑल, जो कि जेई में ज़्यादा टारगेट करता है, ठीक है, बट वन हु नोज एडवांस भी कर सकता है, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इतना कर लीजिए, बहुत है, मोर देन एनफ है। And then we'll meet again in the upcoming video with some different ideas also with respect to how to attempt paper, as well as now how you have to behave in the upcoming 7 days or 10 days or whatsoever be the time when I will be posting the video. ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।